अबे यार बच्चों, चैप्टर 2 का रिवीजन चल रहा है। कल एक लेक्चर लिया रिवीजन का, सेकंड लेक्चर लेंगे और आज इसका रिवीजन समाप्त करेंगे। ध्यान से देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया, ओ भाई ओ ध्यान दे ले यार, पहले ही कम आता है, जितना आता उतना तो पढ़ लिया कर। चलो, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तीनों रिवाइज कराई आपको, जल्दी जल्दी एक बार देख लेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में होते हैं? प्राइवेट सेक्टर। यहाँ सारे रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर। ये इकोनॉमी काम करती है प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। ये इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म पे चलती है। किस पे चलती है? मतलब जितनी भी चीजें हैं हम लोग डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। किसके हिसाब से? डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से। किस इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग चलते हैं प्लानिंग मैकेनिज्म से। किससे चलते हैं? यहाँ चलता है कंज्यूमर इज द किंग वाला कंसेप्ट। यहाँ कंज्यूमर को किंग नहीं मानते, यहाँ प्लानिंग मैकेनिज्म से सब कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन। एक फर्म दूसरी फर्म से अच्छा करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कम में दे देती है, फिर वो उसको और कम कर देगी। इस तरीके से इस फर्म में, इस मार्केट में, इस तरह की इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म में कंपटीशन बहुत एक्सेस होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इतना कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, यहाँ पर कंपैरेटिवली इक्वल है। इक्वल तो नहीं है, कंपैरेटिवली इक्वल है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखा जाता है, इसलिए उतना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सोशलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट में मैं माल बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट की सोचूंगा, ठीक है, तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचूंगा। और सोशलिस्ट में क्या है? गवर्नमेंट है ना, तो अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी जिससे मेरे से टैक्स लिया जाए और गरीब लोगों को दिया जाए। अब कैपिटलिस्ट मॉडल में तो गवर्नमेंट ही नहीं है, तो टैक्स का कहाँ से सिस्टम आएगा? अब ये दोनों को जवाहरलाल नेहरू ने स्टडी किया और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड रखा, जहाँ ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म होगा ना पूरी तरीके से सोशलिज्म होगा। तो हमारी इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड। कल मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब बता दिया था। प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक है, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और अलोकेट करना, सो दैट हम उससे बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन कर सके। ठीक है, ये होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग से ही हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते हैं, हर साल बनाते थे। 5 ईयर प्लान का सिस्टम लेकर आए थे पीसी महालनोबिस, जिसे आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडिया के प्लानिंग का। ये जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम है, उन्होंने बताया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग की फील्ड में इनका बहुत हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स भी इनको मिले थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी थी और ये संख्या करके एक जर्नल चलाते थे जिसमें सारे स्टेटिस्टिक्स के डेटा पब्लिश करते थे अपनी खुद की प्रेस में, जर्नल में, और वहां से इनका नाम हुआ। और फिर ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है, तो याद रखना। अब आज हम लोगों को स्टार्ट करना है प्लानिंग कमीशन से। कहां से स्टार्ट करना है? आज मैं आप लोगों को प्लानिंग कमीशन के बारे में बताऊंगा। और क्योंकि ये बंद हो चुका है तो इस पे क्वेश्चन आना कम चांस है, क्योंकि ये अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें? तो अब क्वेश्चन जो है एग्जिस्टिंग उसी पे आता है क्वेश्चन। तो प्लानिंग कमीशन अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? नीति आयोग में। मैंने आपको उस समय बताया था, बेटा देखो इधर, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएमओ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये उस समय से प्रथा थी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब तक। फिर मोदी जी जब आए तो 2017 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग। हालांकि देखा जाए तो इसका सिर्फ हिंदी नाम है। प्लानिंग का मतलब होता है नीति और कमीशन का मतलब होता है आयोग, तो उसका हिंदी कन्वर्जन कर दिया बस। पहले क्या होता था कि यहाँ 5 ईयर प्लान्स बनते थे 5-5 साल के, क्योंकि सरकार 5 साल रहेगी, तो वो 5 ईयर प्लान का सिस्टम इधर नहीं है नीति आयोग का। और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हाउ नीति आयोग इज डिफरेंट फ्रॉम
प्लानिंग कमीशन। बराबर से सुनना आप, यहाँ देखो सामने, पहले तो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन भी पीएम होते थे और नीति आयोग के भी चेयरपर्सन पीएम ही होते हैं, इस चीज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर मान लो अभी कुछ दिनों के लिए मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इंडिया के बाहर है या तबीयत खराब है या कुछ भी है, वो अभी एज अ पीएम नहीं है, तो जब पीएम वर्क नहीं करते एज अ पीएम तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। अभी मोदी जी का कोई डेप्यूटी पीएम नहीं है, लेकिन मान लो कोई डेप्यूटी पीएम है। अब नीति आयोग की कोई मीटिंग करनी है, तो नीति आयोग का सिस्टम ये है कि इसका चेयरपर्सन पीएमओ ही होगा। तो अगर 15 दिन के लिए कोई पीएम बना है तो वो अपने आप चेयरपर्सन बन जाएगा नीति आयोग का। नीति आयोग की पोस्ट में जो चेयरपर्सन की पोस्ट है उसके लिए कोई अलग से हायर नहीं होता। जो उस समय तत्कालीन उस समय जो भी पीएम होगा वो अपने आप चेयरपर्सन बन जाएगा, किसका? नीति आयोग। ये बात याद रखना। इसको एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो मतलब व्हेन यू गेट अ पर्टिकुलर पोस्ट बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टिंग पोस्ट। जब आपको एक पोस्ट की वजह से दूसरी पोस्ट मिलती है उसे एक्स ऑफिशियो पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो। तो ये एक्स ऑफिशियो वर्ड एक बार आ चुका था, इसलिए याद रखना एग्जाम में, एक्स ऑफिशियो, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मतलब क्योंकि आप पीएम हो इसलिए आप चेयरपर्सन हो, किसके? तो नीति आयोग का चेयरपर्सन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपने आप नीति आयोग का चेयरमैन होगा। एग्जाम्पल याद रखना, अगर 15 दिन के लिए मोदी जी कहीं बाहर चले जाए और वो अभी अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह कोई और पीएम बनाए 15 दिन के लिए, तो वो अपने आप ही नीति आयोग का क्या होगा? चेयरमैन होगा। इसे एक्स ऑफिशियो पोस्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग कैसे अलग है। पहले तो प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा दे रखा है। आफ्टर अडॉप्शन, जैसे हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 26 जनवरी, कल है ही सही, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, ऊपर सेलिब्रेट करेंगे, 11 बजे का टाइम है, आप सबको आना है, ठीक है, ये भूल जाऊँ तो मैं, ठीक है, विद ब्रेकफास्ट, मतलब आपको नहीं आना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से रहेगा, आपको सिर्फ आना है, ठीक है, अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आना, म्यूजिक भी रहेगा, ठीक है, सब कुछ रहेगा। चलो, जैसे ही हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, प्लानिंग कमीशन केम टू एग्जिस्टेंस और प्लानिंग कमीशन के पंडित नेहरू पहले चेयरमैन थे। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर वही थे, तो पहले चेयरमैन भी कौन थे? पंडित नेहरू। नेक्स्ट, अभी तक भारत 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुका है। 1951 से 55 पहला, फिर 56 से 60, ऐसे आप गिनोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? 12, ठीक है। और 12 के बाद 2017 में खत्म हो गया, क्योंकि 2017 के बाद प्लानिंग कमीशन क्या बन गया? नीति आयोग, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी, ये नोट्स के अंदर पेज नंबर 15 पे आओ, पेज नंबर 15, और यहां देखो सामने, ये 12 5 ईयर प्लान है, 12 यहां खत्म हो जाएंगे 12। जब मैंने ओरिजिनली ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था हर 5 ईयर प्लान की एक खास बात है जो मैंने बोल्ड कर रखी है। उस समय मैंने कहा था अभी आप रटना मत, नहीं तो रटोगे भी सही तो आप भूल-भाल जाओगे। अब एग्जाम नजदीक है तो ये 12 आपको याद करने हैं, ठीक है। पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, दूसरे 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्री मैंने बोल्ड कर रखा है, तीसरे पे सेल्फ रिलायंस, हमें सेल्फ रिलायंस बनना था, आत्मनिर्भर। आप लोगों ने मोदी जी के मुंह से कोविड के दरमियान बहुत सुना होगा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है। लेकिन ये सेल्फ रिलायंस कोई अभी कोविड का गोल नहीं था हमारा, तब से है ये। और उस समय से लेकर हम लोग सिर्फ फूड ग्रेन में सेल्फ रिलायंट हो पाए हैं। किसमें? फूड ग्रेन में। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हुए, हम पल्सेस, वीट, राइस, ऐसी कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करते, सब हम खुद बनाते हैं, उल्टा हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हम सेल्फ रिलायंट हो पाए कि नहीं हो पाए, तो बोलेंगे भाई एग्रीकल्चर में और फूड ग्रेन में तो हो पाए, इंडस्ट्री में नहीं हो पाए। लेकिन अब हमें हर फील्ड में ही सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है, जैसे अमेरिका है। चलो, फिर अगले में हमारा था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे हम, तो इसमें हमारा फोकस किस पे था? ग्रीन रेवोल्यूशन पे। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी। क्यों प्राइस स्टेबिलिटी? क्योंकि ये इंदिरा गांधी वाला टाइम था 1974 से 1979। इस समय में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी,
तो इस समय हमारा 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था? प्राइस स्टेबिलिटी पे। उसके बाद 1980 से 1985, ये भी वही इंदिरा गांधी वाला दौर था, इसमें हमारा फोकस था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी पे। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का, ठीक है। तो ये 1980 से 1985 में हमारे देश में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो थे, तो पूरा मास लेवल पे अभियान चला था पॉवर्टी हटाने का। तो उस समय हमारा फोकस किस पे था? रिमूवल ऑफ। ये जो मैं भी आपको रियलिस्टिक चीजें बोलता रहता हूँ ना, ये याद रखना, इससे याद रह जाएंगी ये, ठीक है। किस समय में कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, अगर आपको ये याद रहेगा तो ये 5 ईयर प्लान का फोकस अपने आप याद रह जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर अभी भी 5 ईयर प्लान चल रहे होते ना, तो अभी मोदी जी का जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होता ना, 5 ईयर प्लान का थीम पॉइंट वही बन जाता, ठीक है। तो उस समय रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था। नेक्स्ट, उसके बाद वाले पार्ट, ये राजीव गांधी वाला टाइम स्टार्ट हो गया 85 से 90। यहाँ पे हमारा मेन था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, नेशनल इनकम को बढ़ाना, क्योंकि वो सबसे पहली बार कंप्यूटर लेकर आए थे, उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत वो था। ऐसा कहते हैं कि उनका एक टेन्योर भी पूरा नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब पता ही होगा आपको, टेररिस्ट अटैक हुआ और वो उनकी जान चली गई, तब बम वगैरह जो इंसिडेंट हुआ था। अगर उनको एक टेन्योर और मिलता तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करते, ठीक है। उनका टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा विजन गहरा था राजीव गांधी का। तो ये इस समय में 5 ईयर प्लान पे वो था फोकस। इसके बाद 92 से लेकर 97 तक हमारी कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं आई। 5 बार प्रधानमंत्री चेंज हुए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश के, लेकिन याद है, एक बार सिर्फ 11 दिन के लिए, एक बार 11 महीने के लिए, और एक बार पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। फिर बीच में वी.के. गुजराल, नरसिम्हा राव, ऐसे बहुत सारे। ये सबसे गंदा दौर था हमारी इकोनॉमी के लिए। इसमें हम LPG भी लाए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, रिफॉर्म्स भी आए, लेकिन रिफॉर्म आने के बाद भी हमें कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिली। उसके बाद फिर 2004 से 2009, 2009 से 2014, ये जो 2 साल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहे, ये गोल्डन एरा था। और उसके बाद अब 14 से 24 तक मोदी जी है, ये भी गोल्डन एरा है। रीजन, क्योंकि ये 20 साल से हमें स्टेबल गवर्नमेंट मिल रही है। उधर 10 साल पूरे उन्होंने अपने पूरे किए, और इधर 10 साल अभी मोदी जी के भी मई में पूरे हो जाएंगे। तो ये 20 साल में हमारी गवर्नमेंट में कोई भी इनस्टेबिलिटी नहीं आई। इनस्टेबिलिटी नहीं आती, एक टेन्योर पूरा होता है तो काम अच्छा होता है। ये 20 सालों में हर प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा किया। लेकिन 92 से लेकर 2004 तक का जो बीच में 10 साल थे, बहुत खराब थे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार इनस्टेबिलिटी थी। पीएम चेंज होते थे, सीएम चेंज होते, समझ में आता है। पीएम बार बार चेंज हो रहे थे, पीएम ऐसे चेंज हो रहे थे, हर पीएम बन रहा था, साल 2 साल तक सब मजे, चलो अब मेरी बारी, ठीक है। ऐसा चला था, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो, क्योंकि 5 पार्टियां, 6 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी, ठीक है। तो उसको सपोर्ट मिलता नहीं था, वो एक बनता था, उसके बाद बोलते थे अब मेरी बारी है, ठीक है। वैसा चल रहा था। तो ये अलग अलग टाइम के 5 ईयर प्लान है। कल आप लोगों से पूछूंगा मैं, ये याद हो जाएंगे? हर 5 ईयर प्लान का थीम पॉइंट पूछूंगा मैं आप लोगों से, पहले से लेकर 12 तक। अब वापस आ जाओ पीछे। चलो सुनो इधर, हमने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया कब? 2017 में। नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखना पहले। नीति का मतलब है N फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ बेटा, 15 है। हाँ, लेकिन ये देखो, ये बना एक, क्योंकि 14 में जैसे ही मोदी जी बने तो उन्होंने 15 में 26 जनवरी के आसपास ये घोषणा कर दी थी कि नीति आयोग हमने बनाया है। लेकिन ये फंक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो 12 से 17 तक तो चलना ही था। तो वो 17 तक चला, तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो 17 में स्टार्ट हुई है प्रॉपर्ली। ये इंस्टीट्यूट बन गया था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 15 में वो जब पीएम बने तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया आपसे प्लानिंग कमीशन नहीं होगा, उसके आगे मैं एक नया इंस्टीट्यूट लाऊंगा जिसका नाम होगा नीति आयोग। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसका कामकाज तो चलेगा ना 17 तक, क्योंकि 5 ईयर प्लान हमारा 12 में खत्म हुआ था। तो 12 से अगला 5 ईयर प्लान 17 चलेगा। तो 12 से 17 वो 5 ईयर प्लान कंप्लीट नहीं हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश नहीं कर सकते थे। तो इसकी फंक्शनिंग कब से स्टार्ट हुई है? 17 से। लेकिन अगर कोई पूछे ये बना कब था, तो यही डेट लिखना जो इसमें लिखी हुई है। कब बना था ये? 1 जनवरी 2015। और मुझे अच्छी तरह याद है, इसकी घोषणा उन्होंने 26 जनवरी 2015 को करी थी। 26 जनवरी 2015 उन्होंने कहा था भाई हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया है
जो प्लानिंग कमीशन का काम करेगा, उन्होंने ये भी कहा था अपने लेक्चर में कि मैं ये नहीं कहता कि प्लानिंग कमीशन अच्छा था, खराब था, या उसने अपनी जगह पे जो अच्छा काम किया था वो किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी जगह पे ये एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं नीति आयोग करके ये इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं। अब देखो इधर 3-4 खास बातें याद रखना। नीति आयोग जो है वो टॉप बॉटम अप्रोच पे काम नहीं करता और बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि नीति आयोग में मीटिंग होगी, सारी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा और उनसे उनके इनपुट लिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा तुम्हें किस फील्ड में काम करवाना है, क्या चाहिए, फिर सरकार तुम्हें वो प्रोवाइड करेगी। और प्लानिंग कमीशन क्या था कि वो सारी स्टेट गवर्नमेंट को बुलाता था और बताता था कि हमने इस स्टेट के लिए ये सोचा है, इस स्टेट के लिए ये सोचा है, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ ये होगा। तो ये हो गया टॉप बॉटम और एक हो गया बॉटम अप, ठीक है। बट ये किताब में लिखने के लिए अच्छा है, रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है। देखो, ऑन January 1st द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। फिर नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक, ठीक है। क्या है इंडिया का? थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब अलग अलग फील्ड में जितनी भी चीजें हमें बनानी है, करनी है, वो सब कौन डिसाइड करता है? नीति आयोग। अब नीति आयोग और इसमें डिफरेंस क्या है ये याद रखना, अंडरलाइन कर रखा है मैंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम करती है बाय अडॉप्टिंग बॉटम अप अप्रोच रादर देन टॉप बॉटम अप्रोच। पहले क्या चलती थी? टॉप बॉटम, अब क्या चलती है? बॉटम टॉप। दोनों में मतलब समझ लेना, दोनों में मतलब समझ लेना। टॉप बॉटम में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि हमने ये सोचा है तुम्हारे लिए ये काम जरूरी है, हम तुम्हारे स्टेट में काम करवाएंगे, हम बता रहे हैं तुम्हें। और बॉटम अप में क्या होगा? तुम लोग आओगे, तुम हमें बताओगे, सजेशंस दोगे, फिर उस हिसाब से हम तुम्हारे ऊपर काम करेंगे। ये अप्रोच बहुत अच्छी है अगर वाकई में ऐसा हो तो, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज सबकी अलग अलग होती है। लेकिन अभी ये सुनने में आया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक जैसी गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का सुना जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है, ठीक है। स्पेशली सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि तुम साउथ में देखोगे तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स अलग ही होते हैं। एक तो पढ़े लिखे होते हैं जो हमारे नॉर्थ में कम देखने को मिलते हैं, दूसरी वहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का ही डोमिनेंस होता है, कांग्रेस बीजेपी चलती नहीं है वहाँ पे। पूरा साउथ देख लो तो, ठीक है, एक्सेप्शंस है थोड़े बहुत, लेकिन बाकी मेन देखोगे आप तो वहाँ पे उनका रीजनल पार्टी का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। तो वो लोग जब यहाँ आते हैं नीति आयोग की मीटिंग में, तो वो जो अपने इनपुट्स रखते हैं वो ये कहते हैं कि उस हिसाब से हमें कभी दिया ही नहीं जाता, ठीक है, जो चीज़ हमने मांगी या जो चीज़ हमने कही कि यार ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग किस ऑब्जेक्टिव के साथ बना था? पहले तो आप ये बताओगे नीति आयोग का मेन काम क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। ये किस पे चलता है बेटा? टॉप टू बॉटम। और ये कैसे चलता है? बॉटम टू टॉप। फुल फॉर्म याद रखोगे, कब आया ये याद रखोगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या याद रखोगे? ऑब्जेक्टिव। सब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, ये सब याद रखनी है आपको। इधर देखो, पहला ऑब्जेक्टिव, नीति आयोग का काम था इंडिया को इनेबलर से प्रोवाइडर बनाना। क्या? इसका मतलब सुनो क्या होता है। देखो अभी तुम सब स्टेट हो, तुम मेरे पास आए, मैं नीति आयोग हूं, मेरे पास एक पूरी टीम है, ठीक है। अब तुम लोग, पहले क्या होता था, तुम मांगते थे, पैसे मांगते थे, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ ये हुआ है, ये हुआ है, इसके लिए पैसे चाहिए, मैं दे देता था। अब नीति आयोग ने ये कहा है कि हम पैसे तो देंगे तुम्हें, लेकिन हम तुम्हें इनेबलर से प्रोवाइडर बनाएंगे। हम तुम्हें उस लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे कि तुम्हारा बिजनेस स्टेट का इतना डेवलप हो जाएगा, स्टेट के इतने रेवेन्यू होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर तुम्हारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो हमें तुम्हें इनेबलर से प्रोवाइडर बनाना है, इनेबलर से प्रोवाइडर बनाना है, समझे? तो ये अच्छी चीज है। सेकंड, फूड सिक्योरिटी पे काम करना था हमें। किस पे काम करना था? आज हम लोग फूड सिक्योरिटी पे काम पहले से ही कर चुके बहुत ज्यादा, और अभी भी कोई भी चीज की अगर हमें ऐसा लगता है कि भैया इस चीज की कमी हो सकती है, हम फटाक से एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं उसका, ताकि इंडिया में किसी भी फूड ग्रेन की कमी नहीं होनी चाहिए और किसी के भी प्राइस एक एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड
अभी प्याज के ऊपर प्राइस ऊपर गए, हमने प्याज का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। दाल के ऊपर हो रहा था अभी, मसूर या तुअर की दाल के ऊपर अभी थोड़ी वो थी कि उसकी हमारा प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ था, कम हुआ था, और उसके प्राइसेस ग्रेजुअली बढ़ रहे थे। तो सही समय पे गवर्नमेंट ने उसको रिव्यू किया और एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि अभी मत करो एक्सपोर्ट। फिर हमारी नीड पूरी हो जाती है, फिर एक्सपोर्ट करो। तो फूड सिक्योरिटी में वी आर डूइंग गुड, ठीक है। तो ये दूसरा काम था किसका? नीति आयोग का। और प्लानिंग कमीशन का भी यही काम था फूड सिक्योरिटी को लेकर। तीसरा, हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव प्लेयर बनाना। किसमें? ये चीज आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा अभी, पूरा क्रेडिट मोदी गवर्नमेंट को और नीति आयोग को, कि इंटरनेशनल मार्केट में वाकई में हमारा इमेज बहुत ऊपर गया है। अब कोई भी ऐसे हमारे इंटरनल इश्यूज होते हैं तो कोई एक तो हमारे अंदर ताकझाक नहीं करता, और दूसरा जब भी कोई इंटरनेशनल मसला बनता है तो इंडिया मजबूती से अपना पक्ष रखता है, और वो डोमिनेंट कंट्री के हिसाब से नहीं होता। जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ तो सब लोगों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, मतलब बोला रशिया से ट्रेड मत करो, और इसकी पहल करी यूएसए ने कि यूएसए कहता है भाई रशिया से ट्रेड मत करो। इंडिया ने कहा कि रशिया हमारा पुराना पार्टनर है, हमारे उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं, और अगर हमें क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है तो हम तो रशिया से लेंगे। और रशिया ने क्रूड ऑयल सस्ता दिया तो हमने बहुत सारा क्रूड ऑयल रशिया से ले लिया। और अमेरिका ने कहा सैंक्शन लगाओ। हमने कहा बाढ़ में जाओ, ठीक है, हमें सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सारी बार लड़ाई होती है, चाइना के साथ लड़ाई होती है, तुम लोग कोई बात मानते हो क्या? ठीक है। तो जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी थोड़े टाइम पहले, कि वेस्ट को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि जो वेस्ट की प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जो वेस्ट की प्रॉब्लम है, वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे थे, ये लोग ये सोचते हैं कि इनके वहां पे कुछ चल रहा है तो पूरे वर्ल्ड को इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमने गंद मचाया, साफ तुम करो। ठीक है, अगर हमें कोई सस्ते में मिल रहा है ऑयल तो हम तो लेंगे। तो इंडिया का स्टैंड अब बहुत क्लियर रहता है पहले से, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है 140 करोड़ की आबादी हमारी है। कहीं पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं तो वो हम डाल सकते हैं, हम पे आप इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। इस थीम के साथ चलते, क्योंकि ये अगर सैंक्शन वैंक्शन लगाएंगे हमारे ऊपर, ले जाओ तुम्हारी कंपनियां, भाड़ में जाओ, प्रोडक्ट तुम्हारा बिकना बंद हो जाएगा, कंजम्पशन रेशो हमारा ज़्यादा है। तो इसीलिए इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में क्या बनाना? एक्टिव प्लेयर बनाना। इसके अंदर हम लोग एक बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में हमें परमानेंट सीट मिल जाए। अभी यूनाइटेड नेशन में हमारी जो सीट है वो परमानेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्या है? सारे बड़े बड़े देशों की एक संस्था है, वहाँ पे कुछ मेंबर्स है जिनको परमानेंट सीट मिली हुई है, मतलब वो हर रिजोल्यूशन पे वोट डालेंगे, और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो हर रिजोल्यूशन पे वोट नहीं डाल सकती क्योंकि उनकी परमानेंट सीट नहीं है। इंडिया मनमोहन सिंह के टाइम से अप्लाई कर रहा है, पूरे मनमोहन सिंह के 10 साल और अभी मोदी जी के 9 साल 9.5 साल, काफ़ी टाइम से हम एफर्ट लगा रहे हैं कि हमें यूएन में परमानेंट सीट मिल जाए, ताकि हम वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल मार्केट में कद और बढ़े, हर तरह के रिजोल्यूशन पे हम वोट कर सके, और हमारे वोट का भी उतना ही महत्व हो जितना अमेरिका के और चाइना के वोट का है। ठीक है, लेकिन अभी हमें वो नहीं मिली है परमानेंट सीट, तो वो भी एक इस दिशा में एक कदम होगा कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में क्या बनना है? एक्टिव प्लेयर। बच्चों समझ में आ रहा है? देखो, तुम्हें शुरू से एक चीज़ बोलता हूँ, इंडियन इको में पढ़ाने जैसा कुछ इतना नहीं होता। जब तक आप इसको करंट सिनारियो से लिंक नहीं करोगे, ये सब बोरिंग चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें मैं करंट अफेयर की बोलता हूँ वो याद रखना, उनसे चीज़ें याद होंगी तुम्हें। ठीक है, क्या काम था नीति आयोग का? पहला, प्रोवाइडर से इनेबलर बनाना, दूसरा इनेबलर से प्रोवाइडर बनाना, सॉरी, दूसरा फूड सिक्योरिटी की नीड को पूरा करना, तीसरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव प्लेयर बनना। इसमें ये रशिया वाली चीज़ याद रखना, केस स्टडी बन के आ सकती है। क्या केस स्टडी? कि पूरी वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि रशिया से कुछ भी मत खरीदो, लेकिन हमने क्रूड ऑयल खरीदा क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था। तो हमारा स्टैंड न्यूट्रल था कि हम जितना रशिया की तरफ है उतना ही यूक्रेन की तरफ है। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि रशिया ने उसकी टेरिटरी पे हमला किया, ये अच्छी बात है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। बट अगर हमें क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है तो व्हेन द बिजनेस मैटर इज अबाउट बिजनेस, जिग्नेस इज जिग्नेस, तो हमें सस्ता मिल रहा है तो हम सस्ता तो लेंगे। ठीक है, सैंक्शन वैंक्शन अपनी जगह पे। नेक्स्ट, हमें मिडिल क्लास लोगों की इनकम को बढ़ाना था, ये भी नीति आयोग का काम था, ये बेसिक पॉइंट है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल बढ़ानी थी हमें। क्या बढ़ानी थी? इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। ठीक है,
कि जो हमारा ये कैसे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी पे काम करके, साइंस पे काम करके, ठीक है। इन चीजों पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ये भी काम किसका था? नीति आयोग। और लास्ट में अब बेसिक पॉइंट है वो तुम इसमें 1 या 2 पॉइंट याद रखना बस तुम, इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लिवरेज करना। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने तुम्हें बताया था, देखो जब हमारी बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी तो हम पहली स्टेज में थे। अब हमारी बर्थ रेट तो अच्छी है, कंट्रोल में है, और डेथ रेट हमारी बहुत कम हो गई है तो हम दूसरी स्टेज में आ गए। अब जब बर्थ रेट हमारी कंट्रोल में है और डेथ रेट भी कंट्रोल में है और हमारी पॉपुलेशन में 70% यूथ है तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज में हैं। कौन से फेज में है? अब हम आने वाले 30 सालों में डेमोग्राफिक डिविडेंड में रहेंगे क्योंकि हमारा यूथ रेशो ज्यादा है। जापान से, चाइना से, यूएसए से, जितनी भी मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है ना, उनमें सबसे अच्छा यूथ रेशो इंडिया का है। तो अब ये रेशो 30 साल तक ज्यादा रहेगा, उसके बाद फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ओल्ड हो जाएगी, तो हम वो फेज से बाहर आ जाएंगे। तो आने वाले 30-35 साल हमारे हैं, ये सब देश बोलते हैं। तो अब हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करना है। अब जैसे कि पहले भी कहा था कि इंस्टाग्राम पे रील देख के यूज करना है, रोज 2 GB खत्म करके यूज करना है, कि दूसरे किसी इफेक्टिव काम में इस समय को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करके यूज करना है। बट ये 30 साल इंडिया के है क्योंकि हमारा यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये काम है किसका? नीति आयोग का, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को लिवरेज लिया जाए, मतलब उसका फायदा लिया जाए, ठीक है। उसके बाद बेसिक पॉइंट है पॉवर्टी खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ये तो तुम लिख ही सकते हो। 4-5 मेन पॉइंट याद रखोगे तुम्हें ऑब्जेक्टिव आए तो। पहला इनेबलर प्रोवाइडर वाला, एक्टिव प्लेयर वाला, तीसरा फूड सिक्योरिटी वाला, चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, पांचवा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, और बाकी में फिर वही पॉवर्टी खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, ये सब समझ गए। अब प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और प्लान ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है? देखो बेटा, जब हम प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करता था, तो प्लानिंग लंबे समय की होती है, 20 साल की होती है। लेकिन जो 5 ईयर प्लान बनते थे, प्लान, वो 5 साल के होते थे। तो प्लान ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, और प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होती है। जैसे आज हमारी प्लानिंग है कि हमें 100 स्मार्ट सिटी बनानी है। ये मोदी जी ने 14-15 में ही बोल दिया था कि मुझे 100 स्मार्ट सिटी बनानी है। अभी तक शायद एक भी नहीं बनी है, और कोटा भी उन 100 में से है, और बनेगी भी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि ये प्लानिंग है, ये प्लान नहीं है। एक सिटी को भी स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी का मैं तुम्हें वो एक प्रपोजल शेयर करूंगा कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या होता है, गवर्नमेंट का ही, कि ये चीज होती है तो हम इसको स्मार्ट सिटी बोल देंगे। अब तुम उसमें टिक करना बस कि अगर कोटा भी स्मार्ट सिटी में तो इसमें से ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और फिर उनको टोटल करना कि अगर ये होगा तो कितना समय लग सकता है, ये होगा, ये आने में कितना समय लगेगा। फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अभी वो स्मार्ट सिटी वाली बात कितनी बाद में पूरी हो सकती है। तो वो प्लानिंग है, प्लान नहीं है। कुछ चीजें प्लानिंग में आती है जो समय लेती है, कुछ चीजें प्लान में आती है जो जल्दी हो जाती है। दीज आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों में फर्क देखो। दीज आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इट मे बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, ओवर अ पीरियड ऑफ, और दीज आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, दिस मे बी अचीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिखो, वहां प्लान में लिखो। एयरपोर्ट बनाना, रोड बनाना, ये प्लान है, 5 साल में बन जाते हैं। ये हाईवे बनाना, ये सब प्लान है। लेकिन स्मार्ट सिटी ये प्लानिंग है। बुलेट ट्रेन ये प्लानिंग है, ठीक है, ये 1-2 साल में नहीं होगा। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कब से है? हम लोग जापान के साथ डील वील सब फाइनल कर चुके हैं, और बुलेट ट्रेन के लिए जमीनें ले चुके हैं हम फॉरेस्ट से, डिपार्टमेंट से। और पहली बुलेट ट्रेन जो चलेगी वो कहां से चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। इसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है, सब चीजें, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हुए ना ऑपरेशन। कब से चली है? 2015-2016 से चल रही है प्लानिंग, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हो गई बेटा? वो वंदे भारत है, वो बुलेट ट्रेन अलग है। वो बोल रहा है स्टार्ट हो गई। वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो अभी चल रही है, वो अलग है। बुलेट ट्रेन तो अभी तुम देखना बस कि क्या होती है बुलेट ट्रेन। एक बार यूट्यूब पे डालना व्हाट इज बुलेट ट्रेन, और फिर ढूंढना यहाँ कोटा जाके कहाँ है, ठीक है। चलो, ये प्लान ऑब्जेक्टिव है और ये प्लानिंग है। एग्जाम्पल लिख लेना भाई।
बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी किस में आएगा? प्लानिंग में। रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किस में आएगा? ये प्लान में। ये जनरल गोल है, ये स्पेसिफिक गोल है। उल्टा लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? प्लानिंग में लिखा हुआ है ये जनरल गोल है और वहां लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक गोल है। बताओ उल्टा लिखा हुआ है क्या? ये नहीं लिखा हुआ तो फिर जस्टिफाई कर इसे। फाउली पिक्चर। हाँ, लॉन्ग टर्म में इसलिए जनरल है। जनरल इसलिए कि हो जाएगा 20 साल में कम से कम। वाह यार। हाँ, इसका एक सबसे रीजन हो सकता है कि स्पेसिफिक इसलिए कि मतलब हमने जो पूरा 5 ईयर जो प्लान है उसमें सारा मेंशन किया और एक पीरियड के अंदर ये पूरे हो ही जाएंगे। बट वो जो मान लो जो प्लानिंग आपने की है, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, वो उस टाइम पीरियड के आगे भी एक्सटेंड हो। वेरी गुड, ये है सबसे मेन रीजन। इसको जनरल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो 20 साल बोला गया है ना, जरूरी नहीं है वो 20 साल पूरे लगे, कम भी लग सकते हैं और ज्यादा भी खींच सकते हैं, इसीलिए जनरल है। तो स्मार्ट सिटी की गाइडलाइंस में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ था इस साल में बनी जाएगी कोटा स्मार्ट, हम लगा देंगे यहाँ केथून से निकलते ही स्मार्ट सिटी कोटा में आप प्रवेश कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम कोई डेडलाइन नहीं दे सकते, हम काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे, ये जनरल है। लेकिन स्पेसिफिक ये इसलिए क्योंकि यहाँ डेडलाइन दी जाती है। आज पहले बहुत बार मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जांपल दिया तुम्हें, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है, कितना बड़ा एक्सप्रेसवे है, ठीक है, और कितना आपका ट्रैवल टाइम कम कर देगा। इससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बड़ा, लेकिन उसकी भी डेडलाइन है, अभी मार्च में इनॉग्रेशन है उसका, ठीक है। और उसके काफी सारे फेस तो खुल गए भी। हम सूरत गए थे तो वो वाला एक्सप्रेसवे यूज किया हमने, तो दाहोद तक तो हमें उस एक्सप्रेसवे में गए, क्या गजब, 250 किलोमीटर तक तो मतलब एक्सेलेरेटर पे भाटा रख दो अपने आप चली गाड़ी, कुछ नहीं करना, ठीक है। और जब कमाल 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 एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, सुनो, फिर भी स्पेसिफिक था। लॉन्च के वक्त ही बोल दिया था इतने समय में पूरा करेंगे और उतने समय में कर दिया, इसलिए स्पेसिफिक है। ये जनरल है, यहां टाइम बाउंडेशन नहीं है, एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरल है, ये स्पेसिफिक। यहां पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं इसको पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं और इसको 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। इससे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं पूरी इकोनॉमी में, यहां से पूरी इकोनॉमी में चेंज नहीं होते, उस पर्टिकुलर फील्ड में चेंज होंगे जिस फील्ड में 5 ईयर प्लान लाया गया है, पूरी इकोनॉमी में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ अब अगर कोटा स्मार्ट सिटी बनेगा तो हर तरीके के, मतलब ठेले वाले से लेकर एक बड़ी से इंडस्ट्री चलाने वाले तक सबको उसका फायदा देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, पूरी इकोनॉमी एक साथ प्रभावित होती है, किसमें? प्लानिंग में। और प्लान में सिर्फ उस फील्ड में प्रभाव देखने को मिलेगा जिस फील्ड के लिए 5 ईयर प्लान लाया गया है। समझ गए? एक बार फिर पढ़ो। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस करते हैं। दूसरा, ये 20 साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। तीसरा, इसको पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, इनको 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। चौथा, ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है, ये जनरल गोल्स है और ये स्पेसिफिक गोल्स है। चलो आगे देखो। अब जब हम 5 ईयर प्लान लेकर आए, अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। क्या पढ़ा है? गचड़ पचड़ मत करना, ये नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव थे। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, कि जो 5 ईयर प्लान चलते थे, पहले चलते थे ना 2017 तक, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो इसके एक न्यूमेरिक बनवाया था जेम्स। क्या? जेम्स। हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन बनाया, हमने प्लानिंग कमीशन बनाया तो उसके क्या रोल थे, हमने ये प्लानिंग इंस्टीट्यूट बनाया, उसके क्या गोल थे, क्यों बनाया ये हमने, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, और क्या वो पूरे हुए। तो 2 टॉपिक है, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक आप रीड करके आओगे। पहले ये पढ़ाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव थे, और लास्ट में दे रखा है इसको इवैल्यूएशन की, क्या ये पूरे हुए या नहीं हुए, फिर खत्म हो जाएगा। यहां देखो, सामने देखो, 4 चीजें हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूरी करनी थी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव थे हमारा। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ,
दूसरा इक्वालिटी, क्या, या इक्विटी। M फॉर मॉडर्नाइजेशन, M फॉर, और S फॉर सेल्फ रिलायंट, S फॉर, प्लीज इधर देखो, देखो पहला ग्रोथ। जब मैं ग्रोथ बोल रहा हूं तो ग्रोथ का मतलब हर जगह से ग्रोथ। यहां देखो, जीडीपी में ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ। चार चीजें लिखोगे, 4 लाइन तो ऐसे ही हो जाएगी। हर चीज में ग्रोथ चाहिए था हमें। एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रोथ तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ, अलग अलग इंडस्ट्रीज खोलनी थी हमें, ठीक है। और ये सब खुलेगा तो जीडीपी तो ग्रो करेगा, और जीडीपी अच्छा होगा तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छा होगा। उतना नहीं बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम, लेकिन बढ़ेगा। तो हमें हर चीज में ग्रोथ चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेज हमें खस्ता हालत में छोड़ के गए थे। कोई भी फील्ड हमारी अच्छी नहीं थी, तो हर फील्ड में ही हमें तो काम करना था। इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें कि क्या काम था 5 ईयर प्लान बनाने का। प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया हमने, व्हाट आर गोल्स, तो 5 गोल्स है। 4 तो ये हो गए जेम्स, और एक अलग से भी बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी चाहिए थी। ग्रोथ एक बार पढ़ देता हूं मैं। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ड्यू टू कंसिस्टेंट राइज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी, this will ensure standard of increase in standard of living and it will be attended in crucial sectors like agriculture, industry, energy। जो बोला वही लिखा हुआ है। किस किस फील्ड में करना था ग्रोथ, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। ग्रोथ होगा तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ये कैसे अचीव होगा, ग्रोथ से। दूसरा काम था हमारा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम था आजादी के बाद, इक्वालिटी। क्या काम था, इक्वालिटी बोल सकता हूं, इक्विटी बोल सकता हूं, ठीक है। इक्विटी मतलब हमें पहले तो इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करना था। किसको, यहां देखो सामने, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना था। किसको, रिलीजियस इनइक्वालिटी को खत्म करना था। किसको, हर फील्ड में। और फिर एक रिलीजन के अंदर भी जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी थी उसको भी खत्म करना था, ठीक है। मतलब ये क्या, पूरी तरीके से तोड़ के गए थे। एक तो पार्टीशन किया था, तो उसमें हिंदू मुसलमान वाली जो इनइक्वालिटी बढ़ी थी। फिर उसके बाद हिंदूज के अंदर भी और मुस्लिम्स के अंदर भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी भी होती है, वो भी एक, ठीक है। मुस्लिम्स में कम होती है क्योंकि कास्ट होती नहीं है, लेकिन हिंदू के अंदर इनइक्वालिटी कास्ट बेस्ड बहुत सारी थी। उस समय तो बहुत सारी थी, इसीलिए रिजर्वेशन लेकर आए, ठीक है। वो उस समय नीड ऑफ द आवर था। आज कई लोग व्हाट्सएप चलाते चलाते, ठीक है, बोले रिजर्वेशन है, फलाना है, ढिमकड़ा है, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आप उस समय नहीं थे। आप 1950 वाला भारत जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उस समय का नीड ऑफ द आवर था, बहुत ज़रूरी थी। साथ में बैठ के खाना नहीं खाते थे, ठीक है, किसी ने वो ग्लास से पानी पी लिया तो उस ग्लास को टच नहीं करते थे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें इक्वालिटी अचीव करने के लिए क्या लाना पड़ा उस समय, रिजर्वेशन। यहाँ देखो, सामने देखो। और सबसे बड़ी इनइक्वालिटी जो तुम्हें हर रिलीजन में मिलेगी वो है इनकम इनइक्वालिटी मिलेगी। कौन सी इक्वालिटी, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपन सारे इनइक्वालिटीज को अगर मिक्स कर लें, जैसे अभी अपने यहाँ अगर रिलीजन को लेकर है तो दूसरी कंट्री में किसी और चीज को लेकर है। जैसे अमेरिका में काले गोरे का विवाद है, अफ्रीका में काले गोरे का विवाद है, ठीक है। ऐसे बहुत, ये विवाद सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में तुम स्टडी करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ तरह के विवाद तो है। इन सबको अगर अपन मिक्स कर ले तो विवाद एक ही होता है, वो है क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी। 2 ही क्लास होती है, रिच क्लास और पुअर क्लास, और वहीं से विवाद शुरू होते हैं। जैसे आज अगर कोई लोअर कास्ट से भी बिलोंग करता है लेकिन वो है अमीर, तो उसके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। एग्री, वो है अमीर, तो मतलब इनइक्वालिटी पैसों से ही आती है, ठीक है। 2 ही तरह की क्लास होती है, ध्यान रखना है मेरी बात। कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करो, 2 ही क्लास होती है, एक रिच सेक्शन, एक पुअर सेक्शन, और यहीं पे सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो सरकार को उस इनइक्वालिटी को खत्म करना था। कैसे करा, रिच सेक्शन से टैक्स लेकर, पुअर सेक्शन को सब्सिडी देकर, तो इनइक्वालिटी खत्म होंगी। ये लिखने में तो यही आता है कि खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन खत्म हुई है। और क्या इससे खत्म हो जाएगी और 100 साल भी जी लेंगे ना तो भी ये इनइक्वालिटी रहेंगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई मजबूती से काम नहीं हुआ है। टैक्स ले लिया, सब्सिडी दे दी, तो सब्सिडी में हम क्या देते हैं भाई,
सब्सिडी में क्या देते हैं हम लोग, 2 वक्त का खाना दे देते हैं। तो वो खाएगा, सो जाएगा, सुबह फिर भूखा ही उठेगा, फिर खाना दे दोगे तुम, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां बढ़ रहा? और जब तक वो ऊपर नहीं आएगा, उसका इनकम नहीं बनेगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं आएगा, तो वो क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी हमेशा रहेगी। तो सरकार को करना था दूर किसको? इनइक्वालिटी, इक्विटी को अचीव करके। किसको अचीव करके? तो मेन ऑब्जेक्टिव 3 डायमेंशन में थे। इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करना, इकोनॉमिक पावर जो कुछ हाथों में है, रिच इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग, तो वो इकोनॉमिक पावर जो कुछ हाथों में था उनसे लेना और गरीबों में बांटना, और वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना। किसको अपलिफ्ट करना? अब मेरी बात सुनो, वीकर सेक्शन किसी भी बेस से हो, भले वो कास्ट की वजह से वीक हो या इनकम की वजह से वीक हो, जो वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उसको ऊपर लेकर आना, अपलिफ्ट करना उसे। ये काम था हमारा इस ऑब्जेक्टिव में। कौन से वाले में? इक्विटी में। बच्चों बराबर सुनना तो बराबर लिख पाओगे, ऊल झलूल बातें मत लिखना, सब में अलग है। ग्रोथ में बात करिए जीडीपी वगैरह की, ठीक है, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की। इधर बात करिए किसकी? इनइक्वालिटी की, इनकम बेस्ड इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, वीकर जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, वीकर सेक्शन को ऊपर लेकर आना, ये सब इसमें लिखना। ऊल झलूल मत लिखना, बराबर सुनोगे बराबर लिखोगे। अगला ऑब्जेक्टिव था हमारा मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंट। नोट्स में पहले सेल्फ रिलायंट दे रखा है, तो पहले वो पढ़ लो। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना। किसमें? पहले तो फूड में, फिर इंडस्ट्री में, हर चीज में इंडिया को क्या बनाना? आत्मनिर्भर। देखो सेल्फ रिलायंट, अवॉइडिंग द डिपेंडेंस, इसमें हम इंपोर्ट के डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते थे। रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री पे हमारा डिपेंडेंस खत्म करना चाहते थे, स्पेशली फूड में, और वो हमने कर दिया। तो इस पे राइट लगा सकते हैं कि ये हमने अचीव कर लिया। कौन से वाले? पहले वाले पे। क्या कि अब हमारी फूड को लेकर फॉरेन कंट्री में कोई डिपेंडेंसी, फूड को लेकर। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, हमारे कुछ स्टेट ही ऐसे हैं जो हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी का ध्यान रख लेते हैं। जैसे अगर हम पल्सेस की बात करें, दाल की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश अकेला ही काफ़ी है हमारी मैक्सिमम जो हमारी क्या बोलते हैं, पल्सेस की डिमांड को पूरा करने के लिए। 35 to 40% वहाँ से प्रोडक्शन हो जाता है हमारा, और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम वीट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, ये 2-3 स्टेट ही काफ़ी है, यहीं से वीट आ जाएगा। तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी पे इतना काम किया कि कुछ स्टेट को ही इतना मजबूत बना दिया कि ये मोस्ट ऑफ द कंट्री के डिमांड को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फूड के अंदर हमने सेल्फ रिलायंस अचीव कर लिया ऑलमोस्ट। अब और क्या करना है? सेल्फ रिलायंस। इफ वी कैन नॉट रिड्यूस आवर डिपेंडेंस, अगर हम फूड के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, फॉरेन कैपिटल के ऊपर, तो ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। क्योंकि जब हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ लेते हैं तो सुनो, वो दे तो देता है, लेकिन वो दखल अंदाजी करता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा है। किसी भी वक्त चाइना पाकिस्तान को ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है। और चाइना की ज़मीन हड़पने के मामले में बहुत गंदी नीयत रही है शुरू से। इंडिया के साथ देख लो तो वो अभी वहाँ पर क्या बोलते हैं, लद्दाख में उन्होंने अलग, मतलब ऐसी कोशिश करी थी अभी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कोशिश करी है, ठीक है। ताइवान देख लो तुम, रशिया के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है। किसी के भी साथ उनके बॉर्डर को लेकर, ज़मीन को लेकर चाइना की नीयत शुरू से ख़राब रही है। और पाकिस्तान अपनी सारी नीड को पूरा करने के लिए पैसे या कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो चाइना से लेता है। चाइना दे तो देता है और अभी भी दे रहा है, लेकिन इससे उनकी सॉवरेनिटी को खतरा है। तो इसीलिए हर देश को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। इंडिया की भी यही कोशिश रही है। किसी भी कंट्री पे एक्सेस डिपेंडेंसी खराब है, वो आपकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के लिए किसी भी वक्त वो देश आपके लिए खतरा बन सकता है। समझ गए? ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनना है हमें। इसमें अलग बात लिखोगे, किसकी बात लिखोगे इसमें? फूड सिक्योरिटी की, इंपोर्ट कम करने की, सब अलग है। और लास्ट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था, ठीक है, और सोशल आउटलुक को चेंज करना था। तो मॉडर्नाइजेशन में मैंने 2 बातें लिखी है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड सोशल आउटलुक। दोनों का मतलब क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करना मतलब वही कि अगर हम पहले ज्यादा काम लेबर से करा रहे थे तो मशीनों से ज्यादा काम कराएं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे हमारा जीडीपी वगैरह भी बढ़े। और सोशल आउटलुक चेंज करना भी मॉडर्नाइजेशन में आता है। सोशल आउटलुक मतलब नजरिया चेंज करना।
ठीक है। एक समय पे भारत का नजरिया कहता है अरे ये तो भारत है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, भाई भारत है यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये इसको भी मॉडर्नाइज करना है, सोशल आउटलुक को चेंज करना। आज हम लोग के यहाँ 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, कितने सारी स्टार्टअप कंपनीज है हमारे देश में, ठीक है। तो ये सोचते थे पहले कभी, ठीक है। हमने कोविड में वैक्सीन खुद की भी बनाई, ठीक है, बाहर से भी हमने इंपोर्ट करी, लेकिन हमारी खुद की भी कोवैक्सीन हमारा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या बताती है कि हमारा सोशल आउटलुक अब चेंज हो चुका है। अब 1950 वाला भारत नहीं है, ठीक है, जहाँ ये लोग पूरा निचोड़ के गए थे। ये इतनी प्लानिंग में, इतना सालों में, 70 सालों में काम हुआ है कि हमारा आउटलुक चेंज हुआ है। अब हम किसी चीज़ को देखकर घबराते नहीं है कि ये चीज़ हमसे नहीं होगी। तो ये भी प्लानिंग कमीशन का मकसद था कि हमारा आउटलुक चेंज करना। ये भी किस में आता है? मॉडर्नाइजेशन। किस में आता है? यहाँ देखो तो 4 चीजें हो गई। जेम्स, G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन, S फॉर। अब ये चारों गोल हमारे अचीव हुए कि नहीं हुए, इसका इवैल्यूएशन एग्जाम में आ सकता है। तो 2 चीज होमवर्क में दे रहा हूं, अचीवमेंट्स और फेलियर। क्या चीजें अचीव हुई और क्या चीजें अचीव नहीं हुई। ये 5 ईयर प्लान के बाद दे रखा है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में सबसे पहले दे रखा है अचीवमेंट और उसके बाद वाले पेज पे दे रखा है फेलियर। दिख गया तुम्हें? मेरी बात सुन लो, अगर तुम अचीवमेंट और फेलियर में कोई पॉइंट समझ ना आया या कुछ भी हेल्प लेनी हो तो उसका एक अलग से भी वीडियो है फोल्डर में। ये तो रिवीजन है। नॉर्मल चैप्टर में जाओगे तो लास्ट लेक्चर है अचीवमेंट और फेलियर का, आपको देख लेना है ना, रिवीजन पर्पस से। लेकिन कल मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट करूंगा। कहां से स्टार्ट करूंगा? देख लोगे इतना सा, अचीवमेंट्स और फेलियर क्या देखने हैं। धन्यवाद। अरे एक गोल और था हमारा, फुल एम्प्लॉयमेंट, वो अचीव नहीं हुआ है इसलिए बात भी नहीं करी।